नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे टेस्ट सीरीज नंबर 1 में। इस सीरीज में हम सभी लोग आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपका टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है, जिसमें हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। ये प्रश्न आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली के आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इनको जो है हिंद का तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद का तोता। देखिए दोस्तों, खड़ी बोली जो है इसको इन्होंने सामान्य और साहित्यिक रूप देने में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इनको खड़ी बोली का आदि कवि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनसे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम सभी लोग नोट कर लेंगे। सितार और तबले का आविष्कारक भी इन्हीं को जो है माना जाता है। सितार और तबले का आविष्कारक इनको माना जाता है। देख लीजिएगा दोस्तों, 14वीं सदी के कवि हैं और अपनी भाषा के लिए जो है हिंदवी शब्द का सबसे पहले आविष्कार इन्होंने किया था। पूछा जाए खड़ी बोली में रचना करने वाले सबसे पहले कवि, तो सही उत्तर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। इनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, खालिक बारी एक रचना है इनकी, खालिक बारी। दूसरी है दोस्तों पहेलियाँ, मुकरियाँ, और इनकी रचना है दो सूखने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, शब्दानुशासन किस कवि की रचना है। बताना है आपको शब्दानुशासन जो है ये किस कवि की रचना है। देखिए, सोमभद्र सूरी या फिर शालिभद्र सूरी, हेमचंद या फिर मुल्ला दाऊद। तो शब्दानुशासन जो रचना है दोस्तों ये आचार्य हेमचंद की है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, शब्दानुशासन जो रचना है आचार्य हेमचंद और किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसकी रचना संवत 1150 में हुई थी। कब हुई थी? 1150 में हुई थी। देखिए, इसके अलावा इनके जो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें काव्यानुशासन आता है एक, काव्यानुशासन। दूसरा है इनका दोस्तों अनेकार्थ कोश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, परमाल रासो किसकी रचना है। बताना है आपको परमाल रासो जो है ये किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 3। देखिए दोस्तों, जगनिक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। जगनिक की रचना है। तो जगनिक जो है ये महोबा के राजा जो परमाल थे उनके दरबारी कवि थे। ये एक आला खंड है। क्या है? आला खंड है। और इसकी रचना की बात करें तो 13वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, 13वीं सदी में। देखिए दोस्तों, इसमें जो है इन्होंने महोबा के जो राजा थे परमाल देव, इनके दो प्रसिद्ध वीर थे आला और ओदल, उनकी वीरतापूर्वक लड़ाइयों का इसमें जो है इन्होंने वर्णन किया है। इसी तरह से चंदबरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। दलपति विजय की देख लीजिएगा, यहाँ पर खुमान रासो है। कौन सी है? खुमान रासो। इसी तरह से नरपत नाल की जो है बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बताना है आपको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है माना जाता है पृथ्वीराज रासो। किसका है? तो चंदबरदाई का है दोस्तों, चंदबरदाई। और चंदबरदाई को हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी है उसका वर्णन किया गया है। किसका? पृथ्वीराज चौहान की कहानी का। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5। पौमचरियु जो है ये किसकी रचना है। बताना है आप सभी को पौमचरियु ये किसकी रचना है। तो जैन कवि स्वयंभू की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 5 का। देखिए, इस महाकाव्य को जो है पद्म चरित्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पद्म चरित्र। ठीक है, काफ़ी बार इसका दूसरा नाम पूछा गया है, तो नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। और स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अपभ्रंश का वाल्मीकि। इसी तरह से इनको जो है इनकी जो रचना है ये, इस रचना को जो है अपभ्रंश की रामायण भी कहते हैं। स्वयंभू को जो पौमचरियु जो रचना है दोस्तों, इसको अपभ्रंश की रामायण कहते हैं।
अपभ्रंश की रामायण। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपका प्रश्न दोस्तों। इसमें जो है राम कथा का वर्णन किया गया है। पौमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? तो राम कथा का वर्णन इन्होंने जो है किया है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना जो है गद्य में लिखी गई है? बताना है आपको कौन सी रचना इनमें से जो है गद्य में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 6। तो जयचंद्र प्रकाश, वर्ण रत्नाकर, परमाल रासो या फिर बसंत विलास। सही उत्तर आपका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। किसकी है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है ये। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये रचना है दोस्तों। ये जो है गद्य में इसका जो लिखी गई है, गद्य में लिखी गई है। देखिए मिथिला के जो राजा थे हरि सिंह देव, इनके दरबारी कवि थे दोस्तों ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और मैथिली इसकी भाषा जो है मैथिली गद्य भाषा है। कौन सी भाषा है? तो मैथिली गद्य। मैथिली भाषा में इसकी जो है इसको लिखा गया है, मैथिली गद्य। अगला प्रश्न देखिए, अलवार महिला संत का नाम क्या है? अलवार जो संत थे दोस्तों, इसमें एक महिला संत थी, इनका नाम पूछा गया है। तो इनका नाम जो है आंडाल था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंडाल। देखिए अलवार जो थे दोस्तों ये दक्षिण भारत के कवि थे। क्या थे? दक्षिण भारत के कवि थे, कवि संत थे। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या यहाँ पर 12 है, जिसमें से एक महिला है जिनका नाम आंडाल था। अगला प्रश्न देखिए, खुमान रासो के रचयिता कौन है? बताना है आपको खुमान रासो के रचयिता कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8। देखिए दलपति विजय की रचना है दोस्तों खुमान रासो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसमें जो है 5000 छंद हैं। कितने छंद हैं? 5000 छंद है। ठीक है, काव्य ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो ये काव्य ग्रंथ है। अगला देखिएगा, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। इसमें जो है संख्या कितनी है आप सभी को बताना है। तो 953 पहला ऑप्शन है, 952, 692 या फिर 1000। देखिए दोस्तों 952 रचना इनकी जो संख्या है वो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो कवियों की संख्या है वो 952 है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रचना किसकी है? तो ग्रियर्सन की रचना है। ग्रियर्सन की ये रचना है दोस्तों। और ग्रियर्सन ने इसे जो है हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ भी, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है ग्रियर्सन ने इसको जो है माना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? बताना है आपको हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों हिंदी नवरत्न के लेखक जो है मिश्र बंधु हैं। देखिए मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे जिनको संयुक्त रूप से मिश्र बंधु कहा गया है। ये 3 भाई कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो तीनों लोग जो है रचनाएं करते थे जिनको मिश्र बंधु कहा गया है। तो ये एक इनकी रचना है हिंदी नवरत्न। इसमें इन्होंने जो है 9 कवियों का वर्णन किया है। कितने कवियों का? तो 9 कवियों का इसमें जो है इन्होंने वर्णन किया है। अगला देखिएगा, मिश्र बंधु की एक रचना है मिश्र बंधु विनोद। ये पुस्तक है दोस्तों, काफ़ी चर्चित इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है इसमें कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 भागों में। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1929 हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? बताइए हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो है आरंभिक काल किसने कहा है? तो यहाँ पर मिश्र बंधुओं ने जो है इसको आरंभिक काल का नाम दिया था। अगला देखिए, अवधूत मत किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवधूत मत किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14।
तो नाथ संप्रदाय को जो है अवधूत मत कहा जाता है। किसको? नाथ संप्रदाय को। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, नाथ संप्रदाय के अगर जनक की बात करें तो इसके जनक भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो नाथ संप्रदाय के जनक कौन है? तो गोरखनाथ हो जाएगा सही उत्तर आपका, गोरखनाथ। देखिए, इसके जनक जो है गोरखनाथ हैं। और नाथ पंथ का प्रवर्तक भी अगर पूछा जाएगा तब भी सही उत्तर आपका गोरखनाथ होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बताइए, पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सही उत्तर आपका शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। इन्होंने जो है पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहपाद को माना था। किसको माना था? सरहपाद को। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? बताइए, आदिकाल को जो है चारण काल किसने कहा है? प्रश्न नंबर 16। तो रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को चारण काल का नाम दिया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकार के रचयिता कौन है? बताइए, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकार के रचयिता कौन है? तो आचार्य देवसेन हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आचार्य देवसेन। ठीक है, इसमें 250 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे हैं। इसमें जो है श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, श्रावक धर्म का वर्णन। देखिए दोस्तों, इसकी रचना की अगर बात करें तो 933 ईस्वी में इसकी रचना जो है की गई थी। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? बताइए, आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए, इस काल के ग्रंथ जो थे उसमें जो है राजाओं की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है, इसलिए इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया था। इसके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो जो है 1050 से 1300 जो है 75 विक्रम संवत तक इसका समय सीमा जो है मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल में अधिकतम रचनाओं का सृजन किस रस में हुआ है? तो बताइए, सही उत्तर आपका वीर रस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में हैं? बताइए, विद्यापति की जो रचनाएं हैं दोस्तों ये किस भाषा में हैं? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली तीनों भाषाओं में जो है देखने को मिलती हैं। इनके ग्रंथों की अगर बात करें, विद्यापति के जो है ग्रंथ कितने हैं? तो 16 ग्रंथ हैं दोस्तों। इनके कितने ग्रंथ हैं? 16 ग्रंथ हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जिसमें से कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी जो है चर्चित रचनाएं मानी जाती हैं। अगला देखिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद इनका पूरा नाम था। देखिए, जन्म की बात करें तो 1253 ईस्वी में इनका एटा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनके गुरु काफ़ी बार पूछा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इनके जो गुरु है दोस्तों, तो इनके गुरु का नाम जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया था। ये इनके गुरु का नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, कीर्ति पताका किसकी रचना है? बताइए, कीर्ति पताका किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 22। तो ये दोस्तों विद्यापति की रचना है, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया गया है, विद्यापति की रचना है। इसकी भाषा कौन सी है? तो अवहट्ठ भाषा में जो है इसकी रचना इन्होंने की है। नारी निंदा किस संप्रदाय में देखने को मिलती है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 23। तो नाथ पंथ बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, नाथ पंथ में। देखिए, भारत तक नाथ पंथ जो है ये भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है जिसमें मनोविकार की निंदा की गई है, भोग विलास की निंदा की गई है, नारी निंदा भी इसमें देखने को मिलती है।
इसमें गुरु को महत्व जो है, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है। ज्ञान निष्ठा को भी महत्व दिया गया है। देखिए नाथ पंथ के प्रवर्तक जो है गोरखनाथ थे, और इसमें जो है नारी को माया के समतुल्य जो है माना गया है। पूछा जा सकता है नाथ पंथ में नारी को किसके समान माना गया है, तो जो है माया के समतुल्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति जो है किस मत के अनुयायी थे, बताना है। प्रश्न नंबर 24, तो शैव मत के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, शैव मत के। देखिए विद्यापति जो थे दोस्तों, ये शिव के जो है भक्त थे। इन्होंने प्रेम गीत, भक्ति गीत और वैष्णव गीत भी जो है लिखे हैं। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा जाता है, बताइए। पृथ्वीराज रासो के सर्ग को जो है क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समय। क्या कहा जाता है, समय भी कहा जाता है, अध्याय भी कहा जाता है। समय, अध्याय और सर्ग, ठीक है। इनकी संख्या अगर पूछी है तो 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं दोस्तों, 69 सर्ग हैं, या फिर अध्याय हैं, या फिर समय। तो छंद की अगर बात करें तो 10,000 से अधिक इसमें छंद जो है देखने को मिलते हैं। शैली अगर पूछी जाए, यहाँ पर शैली किस तरह की है, तो रासक शैली है। कैसी है दोस्तों, रासक शैली है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है, सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर परमार्थ रासो। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखिएगा, जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, बताइए। जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, प्रश्न नंबर 27। तो कवि मधुकर की रचना है दोस्तों, मधुकर कवि। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है जयचंद के जीवन पर आधारित इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल की प्रमुख जो श्रृंगारिक कृति है उसका नाम क्या है। आदिकाल की जो प्रमुख श्रृंगारिक कृति है दोस्तों, इसका बीसलदेव रासो नाम है। बीसलदेव रासो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए इसमें जो है नरपति नाल की रचना है। इसमें राजा बीसलदेव और भोज परमार की जो पुत्री राजमती थी, उनके विवाह और वियोग और पुनर्मिलन की कहानी जो है इसका वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल की का जो अधिकतम साहित्य है वो किस प्रांत से प्राप्त होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हर एक क्लास का एक प्रश्न आप सभी के लिए होता है, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, या फिर नाथ साहित्य। तो आदिकालीन जो हिंदी काव्यधारा है उसमें दोस्तों सिख साहित्य का जो है कहीं पर जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज के कुल 30 प्रश्न हम सभी ने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि जो प्रश्न हमारे थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न हैं। इसी तरह से आगे क्लास आपकी चलती रहेंगी। इससे पहले जो क्लास हमारी आई थी दोस्तों, वो भी आदिकाल की थी, जिसमें हमने थ्योरी बेस से आदिकाल को काफ़ी अच्छी तरह से समझा था। तो उसी से संबंधित आज जो हमने प्रैक्टिस सेट के तौर पर बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है अध्ययन किया हुआ है। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। अगली क्लास में हम सभी लोग जो हैं आगे के महत्वपूर्ण चैप्टर्स को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे।